हेलो। 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 नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज़ एक बार बताएंगे मुझे, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है?
एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपके कमेंट नहीं आ रहे। ठीक है। अब यार मैंने बोल दिया है टीम से, विवेक मैं एक बार और कल बोल दूंगा कि वो आपके लिए एमसीक्यू अपलोड करवा दें। ठीक है। कल्पना क्या बात है मनीष। अनुपमा, एकता, इम्तियाज, शिवांगी, कुसुम, वंदना, कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल गुड? पढ़ाई अच्छी चल रही है? यार दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं, क्या ही ठंड लगेगी यार। ठीक है। चलो चलिए शुरू करें। चल वी स्टार्ट। नहीं, उस साइड शीतलहर है। इवन आज सुबह मैंने एक खबर पढ़ी दोस्तों, बहुत ही मतलब दुख वाली खबर थी कि दिल्ली में इतना कोहरा था कि कुछ लोग रोड के किनारे आग जला करके बैठे हुए थे और एक बहुत तेजी से कोई वाहन आ रहा था, उसे दिखा ही नहीं कि आगे लोग बैठे हैं। ठीक है। और वो वाहन उनके ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे में ना हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मैं हमेशा मानता हूँ कि ठंड के दिनों में रोड के आजू बाजू, मान लो अगर आप पैदल भी चल रहे हैं, तो एक जैकेट आती है जिसमें एक रेडियम लगा रहता है, जो जनरली कंस्ट्रक्शन वर्कर पहनते हैं, वो पहन के रखना चाहिए। साइकिल भी वही चलाना चाहिए जिसमें वो रेडियम लगा हुआ है। अन्यथा नहीं चलानी चाहिए अगर कोहरा ज़्यादा है, क्योंकि विजिबिलिटी इशू बहुत रहते हैं और नहीं दिखती हैं ये चीज़ें, है ना। तो उस तरफ बहुत ठंड है। उत्तर भारत का जो टिपिकल बेल्ट है, दिल्ली और आपका ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो पूरा बेल्ट है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है। चलिए, तो हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हमें दो टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एक हमें सहायक संधि व्यवस्था के बारे में बात करनी है और दूसरा हमें डलहौजी के द्वारा जो व्यपगत का सिद्धांत की नीति शुरू की गई थी उसके ऊपर बात करनी है। जैसे ही हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जो हमारा दूसरा अध्याय है, जिसमें हम भारत में ब्रिटेन का विस्तारवाद पढ़ रहे हैं, वह भी समाप्त हो जाएगा और फिर हम ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का अध्ययन करेंगे, ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ेंगे और आर्थिक नीतियों को पढ़ने के बाद हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है। तो कल कोई कह रहा था कि सर वो 1857 की क्रांति पढ़ाइए, थोड़ा ढिशुम ढिशुम होगा, तो वहां पे हम चर्चा करेंगे। चलें ध्यान दें, हेडिंग लगाएं आप सभी लोग, सहायक संधि व्यवस्था। सहायक संधि व्यवस्था, इंग्लिश में इसे लिखेंगे आप लोग सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। जो क्लास की हेडिंग आपको दिख रही है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो पहले ना एक बार हम बहुत ध्यान से 10 मिनट का समय दो और समझ लो चीजों को। उसके बाद फिर आप लिखना शुरू करना कि सहायक संधि व्यवस्था क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या इसकी पृष्ठभूमि है। पहले पूरी चीजों को बहुत ध्यान से समझ लो। देखो, माना यह जाता है कि भारत में जो सहायक संधि व्यवस्था है, जो इंडिया में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, इसकी शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा की गई थी। आप जानते हैं कि फ्रांसीसी एक गवर्नर आया था डुप्ले, जिसने भारत में विस्तारवाद की नीति को अपनाया था, जिसने इंडिया में एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाया था। तो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने इसको भारत में सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन उसने इसका नाम सहायक संधि नहीं दिया था, या फिर पूरी तरह से ये सहायक संधि व्यवस्था नहीं थी। ये थोड़ा सा अलग प्रकार की व्यवस्था थी। देखिए डुप्ले क्या करता था बेसिकली दोस्तों, डुप्ले ये कहता था कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई राज्य है, कोई भी राज्य का नाम ले लो। जैसे मान लो यहां पर मैंने कहा कि एक राज्य है और उस राज्य का नाम है ए। तो इस ए नाम के राज्य को अगर सैन्य सहायता चाहिए, अगर इसे मिलिट्री असिस्टेंट चाहिए, सैन्य सहायता चाहिए, तो डुप्ले कहता था कि ठीक है, आप हमसे सैनिक ले लो, आप हमसे सैनिक ले लो और बदले में हमें क्या दे दो, बदले में हमें धन दे दो। ये कौन कहता था? ये डुप्ले कहता था। तो ये शुरुआती समय है।
कि आप हमसे आर्मी ले लो, हम आपकी सैनिक सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में आप हमें क्या दे दीजिए, बदले में आप हमें पैसा दे दीजिए, बदले में आप हमें अमाउंट दे दीजिए। बाद में इसी सिस्टम को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बाद कहा जाता है कि लगभग इसी प्रकार के सिस्टम को रॉबर्ट क्लाइव ने, इसी प्रकार के सिस्टम को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के कंटेक्स में जारी किया था। अब आप देखें तो अवध के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई थी। अब याद करना पड़ेगा पुरानी चीजों को। अवध का एक नवाब था शुजा-उद-दौला, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि की थी। अभी ध्यान से सुनो, मुझे लिखने का प्रयास मत करो, सुनो ध्यान से। तो 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ कौन सी संधि की थी दोस्तों? इलाहाबाद की दूसरी संधि की थी। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पर हस्ताक्षर किए थे। आई विश कि ये आपको याद होगा। अब उस संधि में अगर आप एक शर्त पर ध्यान दें कि अवध के ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था, अवध की सैन्य शक्ति को कम कर दिया गया था, और अवध में ब्रिटेन के अधिकारी रहने लगे थे। तो इसे भी कहा जाता है कि फ्रांस के गवर्नर डुप्ले की नीतियां और रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के कंटेक्स में जो नीति अपनाई, उसी से प्रेरणा मिली थी लॉर्ड वेलेजली को, और लॉर्ड वेलेजली ने इससे इंस्पायर होकर के एक पूरा सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम को उसने संस्थागत रूप दिया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया, और फिर उसे सहायक संधि व्यवस्था कहा गया, सब्सिडरी अलायंस कहा गया। तो ये पृष्ठभूमि है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेरणा लेकर के इससे प्रेरणा लेकर के 1778 में बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड वेलेजली ने किस व्यवस्था को शुरू किया? सहायक संधि व्यवस्था को शुरू किया, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को शुरू किया। तो इसका बैकग्राउंड समझ में आया आपको कि कैसे यह व्यवस्था शुरू हुई और किस चीज से प्रेरणा मिली, ताकि बंगाल में जो नया गवर्नर बन के आ रहा है लॉर्ड वेलेजली, इसने 1770 सॉरी दोस्तों 1798 है, 1798 ठीक है। 1798 में इसने 1798 में इसने सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत की। उम्मीद करता हूं कि यहां तक मेरी बात स्पष्ट होगी। बताइए कमेंट करके कि यहां तक सारी बात क्लियर है, यहां तक सारी बात क्लियर है, स्पष्ट है या नहीं? बताएं सभी लोग। ठीक है, चले अब आगे बढ़ें। अब हमें यह समझना होगा कि सर आखिरकार ये सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था और इसके प्रावधान क्या थे। तो अब हम इसके प्रावधानों की चर्चा करें कि सहायक संधि व्यवस्था के प्रावधान क्या थे, प्रोविजंस क्या थे। तो ध्यान से एक एक प्रावधान को समझना। मान लीजिए दोस्तों कोई आपसे एक लाइन में पूछ ले कि यार सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, तो एक लाइन में आप उसे क्या जवाब देंगे कि यह एक सैन्य और, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर वेले जली के द्वारा लागू की गई एक सैन्य व मैत्री व्यवस्था थी, सैन्य व मैत्री व्यवस्था थी। एक लाइन में आप ऐसा कह सकते हैं। बताइए यस और नो। अब समझेंगे कि कैसे ये सैन्य और मैत्री व्यवस्था थी, कैसे ये मिलिट्री और एमिटी अरेंजमेंट था। इंग्लिश में आप इस तरह को लिख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर है वेलेजली, उसके द्वारा की गई यह एक मिलिट्री एंड एमिटी
अरेंजमेंट था। तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? सैन्य व्यवस्था भी है और मैत्री व्यवस्था भी है। तो आइए अब इसके एक एक प्रावधानों को समझते हैं। देखो, सबसे पहला प्रावधान जो सहायक संधि व्यवस्था में किया गया था वो यह था कि जिस किसी भी राज्य के साथ सहायक संधि व्यवस्था की जाएगी तो उस राज्य में अंग्रेजी सेना रहेगी। उस राज्य में कौन रहेगी? अंग्रेजी सेना रहेगी, उसमें ब्रिटिश आर्मी रहेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अंग्रेजी सेना का जो खर्च है, जो भी इसका एक्सपेंस है, वो उस राज्य को ही उठाना पड़ेगा। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए इस बात को और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि अवध नाम का एक राज्य है, तो अवध ने भी लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने हस्ताक्षर किए थे। तो अवध में मान लीजिए कि अवध ने सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर दिया। तो अब इसका अर्थ यह होगा कि ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी, ब्रिटिश आर्मी का एक पूरा का पूरा रेजिमेंट, एक दो वो जितने भी हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होगा। तो मान लेते हैं कि 100 सैनिक हैं ब्रिटिश सेना के पास, तो वो 100 ब्रिटिश सैनिक कहाँ जाकर के रहेंगे? अवध में जाकर के रहेंगे। नाम क्या दिया गया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, इसीलिए आप हमारा खर्च उठाओगे। वेलेजली ने क्या कहा कि ये अंग्रेजी सेना हम क्यों रख रहे हैं? ये हम रख रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, ये हम रख रहे हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन छुपा हुआ उद्देश्य क्या है? छुपा हुआ उद्देश्य तो ये है दोस्तों कि इस तरह से ब्रिटेन एक बहुत बड़ी सेना भारत में रख सकता था, क्योंकि अब उसे सेना का खर्च नहीं उठाना है, बस सैनिकों को ट्रेनिंग देनी है और अवध में भेज देना है या उस राज्य में भेज देना है जिस राज्य से सहायक संधि की गई है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप खुद सोच के देखें कितना बढ़िया सिस्टम है कि आपके पास सेना की संख्या भी बढ़ती जाएगी और आपको उन सैनिकों का खर्च भी नहीं उठाना है, उनका एक्सपेंस भी नहीं उठाना। बात यहीं पर नहीं रुकेगी दोस्तों। इसके बाद इसमें दूसरा प्रावधान ये रखा गया कि जिस भी राज्य के साथ ये व्यवस्था की जाएगी वहां पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट, वहां पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, या सिंपल भाषा में कहें तो एक ब्रिटिश उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ब्रिटिश उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, एक हायर ब्रिटिश ऑफिशियल को वहां पर अपॉइंट किया जाएगा। हाँ, अब इसमें भी सुनो, नाम क्या दिया गया? कहा यह जाएगा कि ये कभी भी जो ब्रिटिश अधिकारी है वो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ही और शी विल नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट। पर क्या ऐसा हो सकता है? आप मेरे ऊपर एक सांप लाके बिठा दीजिए और कह दीजिए कि नहीं नहीं, आप घर के अंदर रहेंगे तो ये आपको नहीं काटेगा, घर के अंदर दौड़ोगे तो नहीं काटेगा, घर के बाहर कदम रखोगे तो काटेगा। ये संभव है क्या? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो कहा गया कि हम ये ब्रिटिश अधिकारी रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं ताकि वो सेना को डिसिप्लिन में रख सके, थोड़ा आपकी हेल्प कर दे, यूरोपीय पद्धति से आपके प्रशासन को सेट कर दे, लेकिन ये कभी भी आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो आप चाहेंगे वही होगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त सहायक संधि में यह भी लगा दी गई दोस्तों, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी शर्त लगाई गई कि जिस राज्य के साथ सहायक संधि की जाती वो राज्य ना तो किसी दूसरे से युद्ध कर सकता था और ना ही किसी दूसरे राज्य से मित्रता कर सकता था। तो ना ही वो किसी, मान लीजिए कि अवध की मर्जी है कि वो कल के दिन मराठों के साथ युद्ध करे, ये संभव ही नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइट अ वॉर। इवन ये मन है अवध का कि हम मराठाओं से दोस्ती कर लें, वो भी नहीं कर सकते। क्यों? आप सब्सिडरी अलायंस पे हो। तो आप में से कोई कहेगा सर चुपके से कर लेते, तो भाई ये ब्रिटिश अधिकारी बैठा हुआ है ऊपर, इसीलिए तो बैठाला है ब्रिटिश अधिकारी को, ताकि आप कुछ भी ना कर पाओ। इवन अगर आप आंतरिक सुधार भी कर रहे हो, मान लो आप इंटरनल रिफॉर्म भी कर रहे हो, तब भी कुछ नहीं होने वाला, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो एक बात बताएं,
तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसी को अगर मैं दूसरा शब्द दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिस भी राज्य के साथ सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए जाते थे, उस राज्य की विदेश नीति, उस राज्य की विदेश नीति पर, विदेश नीति पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो जाता था। क्या मैं ये कह सकता हूं? बोलो यस और नो। मैं ये स्टेटमेंट कह रहा हूं कि जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस को साइन करता था, उसका जो फॉरेन पॉलिसी है वो ब्रिटिश कंट्रोल में हो जाता था। विल आई बी करेक्ट और नॉट? क्या मैं सही होऊंगा? बताइए जल्दी से, क्या ये सही बात होगी या नहीं होगी? ठीक है, वेरी गुड। तो इसी को अगर मैं पॉलिटी की भाषा में कहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि राज्य की संप्रभुता समाप्त। इट मार्क द एंड ऑफ सोवर्निटी ऑफ द स्टेट। आपने संप्रभुता पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी की कक्षाओं में। और संप्रभुता आप जानते हैं कि जब एक राज्य अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो उसे हम संप्रभु राज्य कहते हैं। लेकिन जब एक राज्य अपने निर्णय में स्वतंत्र नहीं होता, उसे दूसरी चीजें कंट्रोल करती हैं, तो उसे हम कहते हैं कि यह संप्रभु नहीं है। तो इसने राज्य की संप्रभुता को भी समाप्त कर दिया। स्टेट का जो पूरा का पूरा एक हम कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी है, उसको भी इसने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब किन किन राज्यों ने हस्ताक्षर किया? तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, इन सब ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? बताइए यस और नो। क्लियर है बात? तो फिर हम चीजों को लिखेंगे। वी विल राइट डाउन द थिंग्स। आज थोड़ा सा बैठ के लिखवाएंगे आपको यार, है ना, कोई समस्या तो है नहीं। चलिए तो लिखना शुरू करें। चल वी स्टार्ट राइटिंग। स्टेट के 4 फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है संप्रभुता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए तो हेडिंग लगाइए सहायक संधि व्यवस्था, और उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए। सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। चलिए लिखें। सहायक संधि, सहायक संधि एक प्रकार की, अरे भाई अंकित, लिखना तो पड़ेगा ही यार। क्या करोगे, पेपर के दिन अगर ठंडी हुई तो नहीं लिखोगे, मेंस छोड़ के आ जाओगे? चलो लिखो अब जल्दी से। ये बात करते हो आप लोग, बड़े मासूम टाइप के बच्चे हो आप। देखें, सहायक संधि एक प्रकार की, सहायक संधि एक प्रकार की सैन्य तथा मैत्री व्यवस्था थी। सहायक संधि एक प्रकार की सैन्य तथा मैत्री व्यवस्था थी। इंग्लिश में लिखें, सब्सिडरी अलायंस was a type of military and amity arrangement, military and amity arrangement, military and amity arrangement, जिसे जिसे 1798 में, 1798 में बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिसे 1798 में बंगाल के ब्रिटिश, बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने ने लागू किया था, क्रियान्वित किया था, ने क्रियान्वित किया था। इंग्लिश में लिखें, which was, which was implemented by, which was implemented by
ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड वेलेजली which was implemented by British Governor of Bengal लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली का स्पेलिंग WELLESLY मत लिखो। कल है ना मकर संक्रांति, तो 15 तारीख है कल, है ना। इन 1798 which was implemented by British Governor of Bengal Lord Wellesley in 1798। चलें लिखें। इस संधि के प्रावधान निम्नलिखित थे। इस संधि के प्रावधान निम्नलिखित थे। कल है भाई। अच्छा, एक बात है कि पहले जब मकर संक्रांति होती थी, तो अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि अब बाहर है, पर जब हम लोग छोटे थे तो मकर संक्रांति होती थी तो बड़ा मतलब मज़ा आता था मकर संक्रांति का। हमारे यहाँ खुरमा, बत्तियाँ, फिर बतासे, ये सारी चीज़, तिल के लड्डू और मुगद के लड्डू, ये सब चीज़ें बना करती थी, तो वो बड़ा माहौल बनता था उस समय पर। अब तो चीज़ें क्या है कि बहुत लोगों के पास समय नहीं है, वर्क प्रेशर में है, सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं, तो अब वो चीज़ें हैं ही नहीं, घर ही नहीं जा पाते लोग बाग। ठीक है, चलिए लिखें। फॉलोइंग्स वर दी प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। फॉलोइंग वर दी प्रोविजंस और सब्सिडरी अलायंस। चलिए लिखें नंबर 1। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, तो ध्यान दें, अपना तरीका नहीं भूलना है आपको लिखने का। जैसे ये आपकी कॉपी है, तो यहाँ आपने इंट्रोडक्शन लिखा इस तरह से, और ये बना लेना, ये अभी थोड़ी देर बाद ये बस बना लेना, ये वाला नहीं बनाएंगे तो चलेगा, पर ये अलग से बना लेना तो आपको याद रहेगा। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो। लिखें पहला पॉइंट। भारतीय लिखें भारतीय रियासत जो संधि पर हस्ताक्षर करती, जो संधि स्वीकार करेगी, भारतीय रियासत जो संधि स्वीकार करेगी, वह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, भारतीय रियासत जो संधि स्वीकार करेगी वह कंपनी की स्वीकृति के बिना, वह कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में अपने राज्य में अपने राज्य में शत्रु राज्य या अपने राज्य में शत्रु राज्य या अन्य यूरोपीय शक्ति के लोगों को शरण, व्यापार या नौकरी नहीं देगी। शरण, व्यापार या नौकरी नहीं देगी। इंग्लिश में लिखें। प्रिंसली स्टेट दैट विल एक्सेप्ट द ट्रीटी, फिर कॉमा लगाइएगा, प्रिंसली स्टेट दैट विल एक्सेप्ट द ट्रीटी shall not give shelter, trade, or employment, trade or employment to person belonging to an enemy state, or belonging to enemy state or other European power in its territory,
इन इट्स टेरिटरी विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपनी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। हिमांश का सवाल आया विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपनी। देखो हिमांश ने एक सवाल पूछा है कि सर आखिर कंपनियां जो हैं या कोई भी राज्य है वो इस संधि पर हस्ताक्षर क्यों करता था। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, दो तरीके थे वेलेजली के पास। वेलेजली पहले जाता राज्य के पास, कहता देखो क्या तुम हमारे साथ सहायक संधि करोगे। राज्य कह देता नहीं करेंगे, तो कहता देखो अगर नहीं करोगे तो हम युद्ध करेंगे और फिर तुम्हें बहुत लंबे तरीके से पीटेंगे और तुम्हारा पैसा छुड़ा के तुम्हारा शासन अलग कर देंगे। तो बहुत से राज्य डर जाते थे और जो राज्य नहीं डरते थे उनके साथ युद्ध करता था वेलेजली। युद्ध करके उनको हरा देता था और हराने के बाद संधि कर लेता। एग्जाम्पल के लिए मैसूर। तो मैसूर में उसने क्या किया, मैसूर में जब चौथा युद्ध हुआ 1799 में, तो मैसूर को युद्ध में हरा दिया और हराने के बाद उसने दोबारा वोडेयार वंश के शासक को वहां पर स्थापित किया और वोडेयार वंश के शासक से उसने सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर कर लिए। अवध ऑलरेडी ब्रिटेन के कंट्रोल में था, तो अवध तो कभी भी रिटेलिएट कर ही नहीं रहा था। हैदराबाद के साथ ट्रीटी कैसे हुई, क्योंकि हैदराबाद पुराने साथी थे शुरुआत से ही, जब से कर्नाटक युद्ध चल रहे थे। तो कनेक्ट हमेशा करना इतिहास को, जितना कनेक्शन बैठा लोगे उतना इजी होगा इसको समझना। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सवाल आता है, इसीलिए जैसे पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं कोशिश करना इसी तरह से आप एग्जाम में लिख दो। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट लिखिए। दूसरा, देसी रियासतों की रक्षा के लिए बहुत अच्छी नीति थी, बहुत ही अच्छी। देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी। हाँ, कोई कुछ नहीं कटेगा, नहीं भी लगाओगे लॉर्ड तो चलेगा। देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी, कॉमा लगाइए फिर। देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना होगा, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना होगा। यार क्यों, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना होगा, उठाना होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए चौथा पॉइंट। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसली स्टेट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसली स्टेट द कंपनी विल कीप द कंपनी विल कीप ब्रिटिश आर्मी देयर। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसली स्टेट द कंपनी विल कीप ब्रिटिश आर्मी देयर whose expenses whose expenses is to be paid by princely state, whose expenses is to be paid by princely state। ठीक है। अच्छा, इस वाले पॉइंट में एक बात समझें आप लोग। देखो यहाँ पर एक प्रावधान है, तो वो तो आपको मैंने बता दिया कि प्रावधान क्या है, कि जैसे ये ब्रिटिश सेना है, तो ब्रिटिश सेना कहाँ पर जाकर के रहेगी, देसी रियासत में, जिसके साथ भी सहायक संधि की गई है। और देसी रियासत क्या करेगी, इस ब्रिटिश सेना का खर्च उठाएगी। यहां तक तो मुझे लगता है बात में कोई समस्या नहीं है। एक सवाल यहां से ये आ सकता है कि ये जो खर्च है ये किस रूप में उठाया जाता था, ये जो एक्सपेंस यहाँ पर किए जा रहे हैं ये किस तरीके से उठाए जाते थे। तो दो ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन ये होता था कि या तो आप हर साल नगद पैसा दे दो, आप कैश में पेमेंट कर दो, और अगर आपके पास कैश नहीं है तो फिर बदले में आपको जमीन देनी पड़ती थी, तो फिर बदले में आपको लैंड देना पड़ता था। तो यहाँ से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे थे जिनके पास इतना नगद आ ही नहीं पाता था, इतना कैश आ ही नहीं पाता था। तो धीरे धीरे क्या होता था, इनकी जमीन कम होती जाती थी। एक साल में कुछ गांव ले लिए,
फिर कुछ गांव ले लिए, तो ये भी एक तरीका है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि वेलेज़ली ने ये जो व्यवस्था अपनाई, ये खतरनाक व्यवस्था है। इसमें कहा जाता है ना कि पांचों उंगलियां आपकी घी में हैं। कुछ ऐसी अवस्था है कि आप जहां देखें वहां आपको सोना ही दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था थी जो लॉर्ड वेलेज़ली ने कंपनी के लिए अपनाई थी। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए, तो ये याद रखेंगे इन सभी बातों को। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, थर्ड, देसी रियासत, देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना, देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से, कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकती, नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। एक बार आप उन्हें समझाइए कि मुझे एक मौका दें, ऐसा ना करें, चांस तो दें। देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकती। इंग्लिश में लिखें, द प्रिंसली स्टेट वुड नॉट बी एबल टू, द प्रिंसली स्टेट वुड नॉट बी एबल टू मेक वॉर, मेक वॉर, pity or friendship, make war, pity or friendship with other state without the company's permission, without the company's permission। पता नहीं यार, कहा जाता है कि मतलब अलग अलग रीजन है, कुछ कहते हैं कि वो बहुत खुश नहीं था अपने उत्तराधिकारियों से। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, कंपनी, कंपनी संबंधित देसी रियासत में, कंपनी संबंधित देसी रियासत में एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश रेजिडेंट, रेजिडेंट ऐसे लिखते हैं, कंपनी संबंधित रियासत में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त करती थी, नियुक्त करती थी, नियुक्त करती थी, जिसका उद्देश्य, जिसका मुख्य कार्य, जिसका मुख्य कार्य शासन संबंधी परामर्श देना था, शासन संबंधी परामर्श देना था। इंग्लिश में लिखिए, द प्रिंसली स्टेट वुड हैव, द प्रिंसली स्टेट वुड हैव अ ब्रिटिश रेजिडेंट, RESIDENT, एक अधिकारी होता था। द प्रिंसली स्टेट वुड हैव अ ब्रिटिश रेजिडेंट who would advise in the administration, who would advise in the administration। आखिरी पॉइंट लिखिए, कंपनी, कंपनी यह आश्वासन देती थी, यह आश्वासन देती थी कि, कि वह देसी रियासत के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, वह देसी रियासत के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सर मान लिया जाए सब, नहीं होता था ना प्रदीप, आप समझे, ऑप्शन ही कहाँ छोड़ते हैं यार लोग। इंग्लिश में लिखिए, नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस इन द, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल गवर्नेंस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट,
ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव लिखो, जो सत्य है आप वो लिखते हो आंसर में, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते। नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट, ऑफ प्रिंसली स्टेट। चलिए अब कंक्लूजन लिखिए, अब कंक्लूजन लिखिए, लिखें। इस संधि के द्वारा, इस संधि के द्वारा इस संधि के द्वारा जहां ब्रिटेन को, ब्रिटेन को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से अत्यधिक लाभ हुआ, इस संधि के द्वारा जहां ब्रिटेन को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से अत्यधिक लाभ हुआ, वहीं वहीं देसी रियासतों, वहीं देसी रियासतों, वहीं देसी रियासतों की न सिर्फ संप्रभुता समाप्त हुई, वहीं देसी रियासतों की न सिर्फ संप्रभुता समाप्त हुई, बल्कि बल्कि राजनीतिक और आर्थिक अराजकता भी, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक अराजकता भी राज्यों में, राज्यों में राज्य में फैलने लगी, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक अराजकता भी फैलने लगी। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए कंक्लूजन, इंग्लिश में लिखिए कंक्लूजन, लिखें। दिस ट्रीटी, दिस ट्रीटी was 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 very prosperous for Britishers in term of political, economic and military affairs. This treaty was very prosperous to Britishers in term of political, 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 economic and military terms. In terms of political, economic and military affairs. But but it not only, it not only ended sovereignty of princely state, it not only ended sovereignty of princely state, but but also but also but also started political and economic anarchy, but also initiated, thank you, but also initiated political and economic anarchy। ठीक है, चलिए एक नोट बना के लिखिए दोस्तों, ठीक है, एक नोट बना के लिखिए, फिर अगले पॉइंट को समझेंगे। एक नोट डालो, नोट और लिखो, हैदराबाद, हैदराबाद ब्रैकेट में 1798, हैदराबाद ब्रैकेट में 1798, कॉमा, नहीं यार आज थोड़ा मुझे बाहर जाना है, मैं 2 बजे तक ही क्लास ले पाऊंगा, आई एम सॉरी, बट अगले संडे में ले लूंगा। ठीक है, हैदराबाद ब्रैकेट में 1798, कॉमा, मैसूर तथा तंजौर 1799, मैसूर तथा तंजौर 1799, कॉमा, अवध 1801, अवध 1801, कॉमा, मराठा 1802, मराठा 1802, कॉमा, बरार 1803, बरार 1803 तथा सिंधिया 1804, तथा सिंधिया 1804। तो बस ये याद रखना एक नोट के रूप में
कि इन सब लोगों ने सब्सिडरी अलायंस पर साइन किए। ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, मराठा 1802, बरार 1803, सिंधिया 1804। ठीक है, चलो, क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई आपको? अब हमें इसका मूल्यांकन करना है। अब हमें इसको एनालाइज करना है कि ये संधि से लाभ क्या हुए और हानि क्या क्या हुई। इस बात को जरा हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको समझेंगे पहले, फिर आप लोग चाहें तो इसे बना भी सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं। आप बना ही लीजिए मेरे साथ इसको। तो अगली हेडिंग आप लगा दीजिए, सहायक संधि का मूल्यांकन। सहायक संधि का मूल्यांकन, evaluation of subsidiary alliance, evaluation of subsidiary alliance। तो देखें, ये जो सहायक संधि व्यवस्था थी, इसका इससे कंपनी को कंपनी को अत्यधिक लाभ हुआ। इससे कंपनी को क्या हुआ? अत्यधिक लाभ हुआ। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, एक्सट्रीम प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी इंग्लिश में। वहीं देसी रियासतों रियासतों को हानि। Extremely bad for princely state. It was extremely prosperous for British East India Company, but it was extremely difficult, or you can say it was extremely bad for the princely state। अब ये बात आपको भी समझ में आ रही है, ठीक है, कि जैसे ये जो पूरी की पूरी शर्तें हैं, इससे सिर्फ कंपनी का फायदा हो रहा है। उदाहरण के लिए पहले समझ लीजिए बात को, फिर मैं लिखवा देता हूं एक एक करके। आप यहाँ पे पहले समझ लें बातों को। अब देखो, इसमें पहला फायदा क्या है कंपनी का? तो कंपनी का सबसे पहला फायदा यह हुआ कि कंपनी अब एक बड़ी सेना को रख सकती थी। कंपनी भारत में एक बड़ी आर्मी को मेंटेन कर सकती थी। क्यों? क्योंकि अब उसे बड़ी आर्मी का खर्च नहीं उठाना है। तो मान लो कुछ सेना उसने हैदराबाद में रख दी, कुछ उसने अवध में रख दी, कुछ तंजौर में रख दी, कुछ मैसूर में रख दी, कुछ मराठाओं के पास रख दी, कुछ भोंसले बरार के पास रख दी और कुछ सिंधिया के पास रख दी। अब जब भी कोई बड़ा युद्ध होगा तो वो इन सभी सेनाओं को एकत्रित कर सकती है और उस युद्ध को जीत सकती है। ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा, इससे कंपनी की आर्थिक हालात भी बेहतर हुए, क्योंकि जहां भी सहायक संधि की जाती थी, जनरली वहां पर टैक्स का रिलैक्सेशन भी किया जाता था। दोनों एक अलग से संधि करते थे और हर एक रियासत के साथ कराधान संबंधी समझौता भी किया जाता था। तो कंपनी का एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता, तो कर भी कंपनी को कम लगते, जिससे उनका आर्थिक लाभ था, इकोनॉमिक प्रॉफिट था। ठीक है, तीसरी बात आप देखें तो जैसे ही सहायक संधि व्यवस्था होगी, कंपनी ने अपने दुश्मनों की संख्या को कम कर लिया और एक प्रकार से वो कंपनी के मित्र बन गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये सारे राज्य जिनके साथ सहायक संधि व्यवस्था की गई है, वो आगे जाकर के भी ब्रिटेन के साथ लॉयल रहेंगे। ब्रिटेन के साथ लॉयल रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें भी ये दिखने लगा कि कम से कम ब्रिटेन के साथ रहने में एक फायदा तो है कि हमारी राजशाही नहीं जाएगी और हम राजा के तौर पर बने रहेंगे। क्योंकि जब अभी तो दिक्कत नहीं है, राजाओं की दिक्कत कब होगी? जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी। और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो क्लियर इस बात को कहेंगे कि जिस दिन हमें आज़ादी मिलेगी, हम राजशाही को नहीं अपनाएंगे, हम संविधान बनाएंगे, हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, जैसा कि ब्रिटेन में हो। तो इससे क्या हुआ? राजा सबके सब डर गए। जितनी भी रियासतें थी उनके अंदर डर व्याप्त हो गया कि हमारी रियासतें जा सकती हैं और हमारी राजशाही जा सकती है।
तो वो सभी राज्य जिनके साथ सहायक संधि की जाती है वो आगे जाकर के ब्रिटेन के बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। और 1857 की क्रांति आप देख लें या आगे जाकर के स्वतंत्रता आंदोलन आप देख लें, उन दोनों में ये सभी ब्रिटेन की बहुत मदद करते हैं। तो ब्रिटेन के लिए ये बहुत लाभदायक संधि थी। इसका एक प्रावधान क्या था कि अगर आप कैश पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो पेमेंट है वो आपको जमीन के रूप में करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्षेत्र में भी वृद्धि होती थी। ठीक है। और दूसरी बात, अब कभी भी कंपनी को ज्यादा युद्ध नहीं लड़ने पड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ने पड़ेंगे? क्योंकि अवध या जितने भी राज्यों के साथ सहायक संधि की गई है वो किसी और से ना युद्ध लड़ सकते हैं ना वो किसी और से संधि कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे युद्धों की संभावनाओं को खत्म कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया संधि थी। मैं वही कह रहा हूं कि कंपनी के लिए एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसकी पांचों उंगलियां, मैं कहूंगा घी, घी से भी अच्छा कुछ होता हो तो बना लीजिए भैया। जैसे एक मिठाई है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उस मिठाई का 1 किलो मिठाई शायद वो 2.5-3 लाख रुपए की आती है, क्योंकि उस पर गोल्ड की एक परत चढ़ाई जाती है ऊपर। तो वो इतने रुपए की कुछ पड़ती है ना। तो इतनी महंगी मिठाई 40,000 या 1 लाख रुपए यूपी में ही कहीं मिलती है। मैंने देखा था यूपी के किसी जगह पर मिलती है वो मिठाई। तो वैसी ही मिठाई में अंग्रेजों की पांचों उंगलियां हैं भैया। बहुत अच्छी अवस्था। अब देसी रियासत, तो इनका तो नुकसान ही नुकसान है। इनका पहला जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, इनकी संप्रभुता खत्म हो गई। इनकी जो सोवेर्निटी है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो ना ये बाहर कोई काम कर सकते थे। और इसमें एक प्रावधान जरूर था कि जो कंपनी है वो देसी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। वास्तविकता इससे कोसों दूर थी। कंपनी को जब भी मौका मिलता वो इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती, वो इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करती थी। हमेशा जो ब्रिटिश रेजिडेंट है जिसे नियुक्त किया गया है देसी रियासत में, उसे जब भी मौका मिलता वो कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है जिससे राज्य बेहतर होगा तो कंपनी उस काम को, ब्रिटिश रेजिडेंट उस काम को जरूर रोके। कंपनी जितनी भी देसी रियासतें हैं वहां पर व्यापार का पतन हो जाता, वहां पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती, राजनीतिक अराजकता हो जाती क्योंकि प्रशासन नहीं है और राजाओं को भी अब कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब वो बस नाम मात्र के राजा बचे हुए हैं और आराम से बैठ कर के अपनी राजशाही एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग एक पिक्चर देखे हो, लगान पिक्चर तो देखी होगी आप लोगों ने। तो लगान में आप देखिएगा एक राजा रहता है जो आता है मैच देखने के लिए। अब वो राजा कोशिश भी करता है कि मैं अपनी चैन फेंक दूं, लेकिन फिर ब्रिटिश अधिकारी उसकी ओर देख लेते हैं। तो वो जो राजा था ना, शायद उसके साथ भी सहायक संधि व्यवस्था की गई होगी कि वो नाम मात्र का राजा है, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है। तो वो बेचारा अपनी चैन फेंकने के लिए जैसे ही करता है तो ब्रिटिश उसको देख लेते हैं। तो आप देखिए कि कितना भय रहा होगा कि राजा कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने मन से, बस वो सांस ले रहे हैं और बैठे हुए हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो समझ में आया आपको? इसका मूल्यांकन समझ में आया? क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सहायक संधि व्यवस्था को समझाइए और इसका मूल्यांकन कीजिए। तो आपको पहले सहायक संधि व्यवस्था समझाना है, फिर इसका मूल्यांकन करना है। बताइए, क्लियर है? यस और नो? ये तो मानना पड़ेगा रेनू, बहुत दिमाग था उनके पास। सो मच। हाँ, इसी संधि से पहले तो ये सब ब्रिटिश राज्यों, हाँ यार सब बताते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आजकल दो चीजें होती हैं दोस्तों लाइफ में, कि जब बातें होती हैं शुरुआत में, जब कोई भी काम होता है तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर होती है। ठीक है, वास्तविकता इससे कोसों दूर होती है। वो धीरे धीरे कंपनियों को, क्योंकि कंपनी ने तो यही कहा था ना कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन फिर कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाती है। मैंने बोल दिया है टीम को पंकज, वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। चले लिखें। अब एक काम करें, पहले कंपनी के नीचे इसी तरह से 4 पॉइंट लिख लीजिए शॉर्ट में। पहला पॉइंट लिखिए, देसी राज्यों के मध्य युद्ध की समाप्ति।
देशी राज्यों के मध्य युद्ध की समाप्ति, एंड ऑफ वॉर बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स, एंड ऑफ वॉर बिटवीन प्रिंसली स्टेट। ठीक है, थैंक यू यार। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, कंपनी की कंपनी की सैन्य शक्ति में वृद्धि, कंपनी की सैन्य शक्ति में वृद्धि, कंपनी की सैन्य शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन द इंक्रीज इन द मिलिट्री पावर ऑफ कंपनी, इंक्रीज इन द मिलिट्री पावर ऑफ कंपनी। चले अगला लिखें, अन्य यूरोपीय शक्तियों अन्य यूरोपीय शक्तियों के भय से मुक्ति, अन्य यूरोपीय शक्तियों के भय से मुक्ति, रिलीफ फ्रॉम द फियर ऑफ अदर यूरोपियन पावर, रिलीफ फ्रॉम द फियर ऑफ अदर यूरोपियन पावर। और आखिरी लिखिए, कंपनी के व्यापार में वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति, कंपनी के व्यापार में वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति, कंपनी के व्यापार में वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति, इंक्रीज इन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी, इंक्रीज इन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी। देखिए, लेक्चर और पीडीएफ में अंतर यह है हर्षित, कि लेक्चर में मैं शॉर्ट करके लिखवाता हूँ आपको, और वही लिखवाता हूँ जो एग्जाम के लिए जरूरी है, और जो पीडीएफ है वो एक प्रकार से आप बुक के समान समझ ली, कि उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट दिया हुआ है आपके पढ़ने की। ठीक, चले अब लिखें दूसरी तरफ, देसी रियासतों को जो आपने लिखा है हानि, उसके नीचे आप 4 पॉइंट लिखिए, देसी रियासतों के नीचे आप 3-4 पॉइंट लिखिए। चलिए पहला पॉइंट लिखें, संप्रभुता की समाप्ति, संप्रभुता की समाप्ति, एंड ऑफ सोवेरेनिटी, संप्रभुता की समाप्ति, एंड ऑफ सोवेरेनिटी, संरक्षित, लिखें ऐसा लिखें, भ्रष्टाचार व विलासिता को बढ़ावा, भ्रष्टाचार व विलासिता को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ करप्शन एंड लग्जरी इन नेटिव स्टेट, लग्जरी इन नेटिव स्टेट, अगला लिखें, व्यापार और आर्थिक विकास विकास की हानि, व्यापार और आर्थिक विकास की हानि, व्यापार और आर्थिक विकास की हानि, डिक्रीज इन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिक्लाइन इन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिक्लाइन इन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया। तो ये कंपनी के लिए नुकसान होते थे, ये सारे कंपनी के लिए चीजें थी जो बहुत नुकसानदायक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? बताइए, समझ में आया आपको? तो ये है सहायक संधि व्यवस्था। अब चलिए 2 प्रश्न लिख लीजिए आप सहायक संधि व्यवस्था से, यहां से प्रश्न बन सकता है 125 शब्द के। देखिए पहला प्रश्न लिखें, सीधा बन सकता है, सहायक संधि व्यवस्था के मुख्य प्रावधान बताएं, साथ ही उन राज्यों के
नाम लिखें जिन्होंने सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए। What were the provisions of subsidiary alliance? What were the provisions of subsidiary alliance? And also, and also name the princely estate, and also name the princely estate who who were part of this treaty, who were part of this treaty. ठीक, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, सहायक संधि व्यवस्था की समीक्षा करें। evaluate the subsidiary alliance, evaluate the या examine the subsidiary alliance, बात एक ही है, चाहे evaluation की बात हो चाहे एग्जामिन की बात हो। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें ऐसा नहीं करना कि सीधे गए और आंसर लिखने लगे एग्जामिन दी सब्सिडरी अलायंस। इसका तरीका आपको बदलना होगा, है ना। इसमें पहले शुरुआत में आप सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताओगे, आप यह भी बताओगे कि इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, आप यह भी बताओगे कि कौन कौन से स्टेट ने इसको साइन किया है, और फिर आप इसे एवेल्युएट करोगे। एक पैराग्राफ में आप ये लिखने का प्रयास करोगे कि कंपनी को इससे क्या लाभ हुआ, और फिर इससे देसी रियासतों को क्या नुकसान हुआ, और फिर जो कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ लिखवाया था वो आप यहाँ लिखो। अब सवाल आता है कि क्या 125 शब्दों में ये पूरा लिखा जा सकता है, जवाब है नहीं। तो आपको कुछ चीज़ों को काट करके लिखना होगा कि दो चार पॉइंट आपने कंपनी के बता दिए, दो चार पॉइंट आपने देसी रियासत के बता दिए, और फिर आपने इसे कंक्लूड कर दिया। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा इस जवाब को लिखने का। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ा जाए, अगले टॉपिक पर आया जाए। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगाएं भैया, अगली हेडिंग लगाएं, लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। एक मिनट देंगे फिर हम टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, समीक्षा का अर्थ यही है कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को बताते हुए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को बताते हुए ये समझाएं आप कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है भारत।
चलिए, तो अब हम लॉर्ड डलहौजी के गोद निषेध नीति को समझेंगे या व्यपगत के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो पहले कुछ बातें आप जान लें, बेसिक कुछ समझ लें, ताकि दिमाग में एक इमेज बन सके। फिर हम इस चीज को समझेंगे या इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो अगली हेडिंग आप लगाएं, व्यपगत का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। तो पहले हमेशा की तरह इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें, इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें कि सर पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। देखिए दोस्तों, कहानी शुरू होती है लॉर्ड डलहौजी के भारत आगमन से। 1848 में, 1848 में सिर्फ 36 वर्ष की आयु में, ओनली ही वॉज 36 ईयर ओल्ड। 1848 में सिर्फ 36 वर्ष की आयु में लॉर्ड डलहौजी भारत का ब्रिटिश गवर्नर बन के आता है। भारत का ब्रिटिश गवर्नर बन के आता है। अब आप सोच के देखें, गवर्नर जनरल बन के आता है। अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति को अगर 36 साल की आयु में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो इससे एक बात तो साफ है कि वो बहुत ही ज्यादा योग्य है, वो एक्सट्रीमली कैपेबल है, और योग्य होने के साथ साथ आप यह भी कह सकते हैं कि वह बहुत ही प्रतिभाशाली है, वह एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में दो बातें हैं दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी एक तो आधुनिक सोच वाला व्यक्ति है, उसकी थिंकिंग मॉडर्न है, आधुनिक सोच वाला व्यक्ति है, मॉडर्न थिंकिंग वाला व्यक्ति है, और साथ ही साथ उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में साम्राज्यवादी विचारधारा का पालन करता है। जो लॉर्ड डलहौजी है वह साम्राज्यवादी विचारधारा अर्थात इंपेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अब सर इंपेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, साम्राज्यवादी विचारधारा का अर्थ क्या हुआ? मतलब वो ये चाहता है कि मैं कैसे भी करके पूरे भारत को कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में ला दूं, मैं कैसे भी करके पूरे भारत में रियासतों को समाप्त कर दूं और भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करूं, इंडिया में डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश करूं। और साथ ही साथ में वो मॉडर्न थिंकिंग का भी है। मॉडर्न थिंकिंग हमें ऐसे पता चलती है कि भारत में उसने बहुत सारे सुधार भी किए। अभी मैं पीपीटी से आपको बताऊंगा और फिर एक प्रश्न भी हम इसी बारे बनाएंगे। भारत में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करता है, एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म करता है डलहौजी, भारत में रेलवे के लिए आधारशिला रखता है डलहौजी। ये सारे काम उसी के शासनकाल में होंगे, पर उन सब का उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य है कंपनी के लिए अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करना, कंपनी के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट को सुनिश्चित करना। और अब सिर्फ कंपनी नहीं है, अब चीजें बदल चुकी। अब चीजें इस तरह बदल चुकी हैं कि 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया है, उसके द्वारा 1833 में जो चार्टर एक्ट आया है दोस्तों, उसके द्वारा अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। तो अब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर रही है, ब्रिटेन की और भी कंपनियां भारत आ चुकी हैं जो व्यापार कर रही हैं। तो अब लॉर्ड डलहौजी वास्तव में कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका उद्देश्य अब पूरे ब्रिटेन की तरक्की करना। कि मैं पूरे भारत पर अगर अधिकार कर लेता हूं, तो फिर मैं पूरे ब्रिटेन की तरक्की कर पाऊंगा, मैं पूरे ब्रिटेन पे बहुत सारा पैसा पहुंचा पाऊंगा। तो इसके लिए वो दोनों काम करेगा। पहले तो राज्यों पर अधिकार करेगा, और साथ ही साथ में वो ऐसे सुधार करेगा जिसके द्वारा कंपनी का राजस्व बढ़े, जैसे रेलवे की स्थापना। प्रॉब्लम ये हो रही थी कंपनी के लिए कि कंपनी के पास जितने संसाधन थे, तो वो तटीय क्षेत्रों में तो एक्सप्लॉइटेशन कर ले रहे थे। जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल इलाके हैं, वहां से तो वो एक्सप्लॉइटेशन कर ले रहे थे।
वहां से वो सामान को ब्रिटेन ले जाते और ब्रिटेन के सामान को यहां ला करके बेचते। पर दिक्कत ये थी कि भारत के अंदर तो बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां आप अपने सामान कैसे ले जाओगे? तो इसीलिए उसने रेलवे को डेवलप किया कि अब हम भारत के आंतरिक क्षेत्रों से भी रॉ मटेरियल लेकर के जाएंगे, और हमारी फैक्ट्री में जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं, जो अंतिम वस्तुएं बन रही हैं, उन्हें हम भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक भेजें, जिससे हमारा व्यापार और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिससे हमारा ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ेगा। उसने रेलवे का विकास किया। अब साम्राज्यवादी विस्तार के लिए उसने 3 नीतियां अपनाई। कितनी नीति अपनाई दोस्तों? उसने 3 अलग अलग नीतियां अपनाई अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। पहली नीति उसने अपनाई युद्ध की नीति, पॉलिसी ऑफ वॉर। और इसका उदाहरण हमें क्या देखने के लिए मिलता है? पंजाब। याद कीजिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48-49 में हुआ था। इसी समय डलहौजी भारत आया। पंजाब, पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया। पंजाब के साथ साथ इसी समय भारत बर्मा, जो ब्रिटेन है, वो बर्मा पर भी अधिकार करेगा। बर्मा पर भी अधिकार कर लिया। इसी समय सिक्किम वाले क्षेत्र पर अधिकार किया युद्ध लड़के। इसी समय दार्जिलिंग पर भी अधिकार कर लिया। तो ये सारी चीजें उसने युद्ध के द्वारा कब्जा करी, चाहे वो पंजाब हो, बर्मा हो, सिक्किम हो, दार्जिलिंग हो। युद्ध लड़के उसने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा किया। उसने युद्ध लड़के अपनी इंपेरियलिस्टिक सोच को कंप्लीट कर ली। दूसरा दूसरा तरीका उसके पास था कि जहां पर बात नहीं बन रही है, वहां पर उसने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। कौन सा सिद्धांत लागू किया? व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सतारा, झांसी, इन सब पर अधिकार हो गया। ठीक है, नागपुर, संभलपुर, जैतपुर, इन सब पर अधिकार कर लिया व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, हम अभी जानेंगे। और जहां पर दोनों में काम नहीं बना, जिनसे ना तो युद्ध कर सकते हैं क्योंकि वो ब्रिटेन के सहायक हैं, ब्रिटेन के लंबे समय से दोस्त हैं, और जिनके साथ ना व्यपगत के सिद्धांत को अपना सकते हैं, तो क्या किया जाए? तो कहा गया कि फिर तीसरा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? कुशासन का आरोप लगा दो। क्या करो? कुशासन का आरोप लगा दो, अब्यूज कर दो, अक्यूज कर दो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के, एक्यूजिशन ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एक्यूजिशन ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध को निपटा दिया, एक दो राज्यों को और निपटा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया कि आपके यहाँ शासन अच्छा नहीं चल रहा, तो हम आपके यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल। तो ये सोच है लॉर्ड वेलेजल, लॉर्ड डलहौजी। ये बात सच है कि उसने भारत में रेलवे वगैरह का विकास किया, लेकिन उसका उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं है। उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो कैसे भी करके भारत के मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करे, ताकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से जो सामान बन के आ रहा है, वो भारत के कोने कोने तक पहुंच जाए। देखो, पहला चरण जो ब्रिटेन का रहा, वो भारत से फाइनल गुड्स बना करके ब्रिटेन ले जाया करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, औद्योगिक क्रांति आ गई, तो अब ब्रिटेन में दोस्तों चीजें बदल गई। अब ब्रिटेन में फैक्ट्री लगी हुई है, तो यहां से कच्चा माल जाने लगा और वहां से सामान बन के आने लगा। तो कच्चे माल की कीमत मान लीजिए 100 रुपए है, तो जो सामान उससे बन के आता था, उसकी कीमत 1000 रुपए होती। तो आपको कच्चा माल भी भारत के हर कोने से ले जाना है और सामान भी भारत के हर कोने में बेचना है। तो उसके लिए डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश कीजिए और साथ ही साथ वहां पर रेलवे का विकास कीजिए। इस तरह से काम हुआ है। आई विश कि ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। बताओ, इसमें कोई डाउट है? फिर हम व्यपगत के सिद्धांत को समझेंगे, फिर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझेंगे। बताइए, यस और नो, समझ में आया? ठीक है, हाँ, वेरी गुड एकता, वेरी गुड। अब आप लोग समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें 1857 की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अभी एक चीज पढ़ोगे, देखो दोस्तों, याद रखना, लोग युद्ध तो फिर भी झेल लेते हैं, लोग दो चीजें नहीं झेल पाते। जब उनका पेट नहीं भरता ना, तब लोग ज्यादा विद्रोह।
तो मैं कहूँगा युद्ध ने उतना नुकसान नहीं किया। अभी जब आप ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि असल वजह ये है विद्रोह करने की। आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी, आप ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ोगे, आप कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ोगे, भू राजस्व नीतियां पढ़ोगे, ये तीन चीजें जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत भयंकर काम, भयंकर काम। ठीक, तो वो फिर आपको वहां से समझ में पेट, क्योंकि खत्म ही कर देंगे यार वो। पता पड़ा भारत में अकाल है, वो कह रहे हैं नहीं, लगान तो लगेगा साहब, अकाल है तो है, हम क्या करें, अकाल है रहने दो, लगान दो, लगान दो, अकाल है तो रहने दो, ये बातें करी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी दोस्तों। ओके, अब चले आगे समझें कि क्या किया, व्यवगत का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये लिख लीजिएगा, उम्मीद है लिख लेंगे होगा आप लोगों ने। व्यवगत के सिद्धांत को समझें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। बहुत ही सिंपल सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होने ये लगा कि डलहौजी ने भारत में जितनी भी रियासत थी, भारत में जितनी भी रियासत थी उनको तीन अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि भारत में जितनी भी रियासतें थीं, इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, उसे तीन अलग अलग भागों में बांट दिया गया, तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पहला हिस्सा देशी रियासतों का बना वो ऐसी रियासतें थीं जो कंपनी के अधीन थी, जो कंपनी के अधीन थी, अंडर द कंपनी, पूरा इन्फ्लुएंस था। दूसरा, ऐसी रियासतें जिसके निर्माण में कंपनी का योगदान था, कंपनी का योगदान था, जिसके फॉर्मेशन में कंपनी का कंट्रीब्यूशन था। जैसे हैदराबाद ले लें या फिर आप मैसूर ले लें, क्योंकि कंपनी ने ही इनकी स्थापना करवाई थी। और तीसरी थी जिनका कंपनी पर कोई नियंत्रण, कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं, मतलब फ्री थी, इन पर कंपनी अब तक कब्जा नहीं कर पाई। तो तीनों के लिए नियम बनाए गए। पहला नियम यह बनाया गया कि जो कंपनी के अंडर में नहीं है तो उससे कहा गया कि अगर वो अपने उत्तराधिकारी को गोद लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। भारत में एक प्रथा थी, इंडिया में बहुत पुराने समय से एक सिस्टम चला आ रहा, और सिस्टम ये चला आ रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा है, अगर किसी भी राजा की संतान नहीं होती थी तो वो एक व्यक्ति को अडॉप्ट कर लेता था और उसे अपना बेटा घोषित कर देता था, और फिर वो आगे जाकर के अगला राजा बनता था। ये शुरू से भारत में एक प्रथा थी। तो यहां पर फिर ये समझ में आया कि कंपनी का नियंत्रण जिन राज्यों पर नहीं है तो उनसे तो कंपनी कुछ नहीं कह सकती। आपको उत्तराधिकारी रखना है आप रखो, लेकिन दोस्तों वो कंपनियां जो ब्रिटेन के अधीन में थी या जिसमें उसकी सहायता थी, इसमें कहा गया कि जो राजा है वह अपने उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता। अगर अगला राजा बनेगा तो वो सगा बेटा होना चाहिए, वो अडॉप्टेड बेटा नहीं होना। ये एक प्रावधान लगा दिया डलहौजी। इसी बात का विरोध फिर सभी लोगों ने किया था। डलहौजी ने क्या कहा कि अगर मान लो कि मैं एक राजा हूं, तो अगर मेरा सगा बेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगला राजा बन जाएगा। लेकिन अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी, मेरा कोई पुत्र नहीं है और मैं किसी को अडॉप्ट कर रहा हूं, तो फिर अंग्रेज मुझसे कहेंगे कि भाई साहब आप जब तक हो आप राजा रहना, लेकिन जैसे ही आपका शासन खत्म होगा आपको राजशाही नहीं मिलेगी, आपका पूरा का पूरा राज्य हम विलय कर लेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा राज्य आपका ब्रिटिश इंडिया के राज्य में मिला लिया जाए। बस यही था व्यपगत का सिद्धांत, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स। और बहुत सारे राज्य इसकी चपेट में आए, बहुत सारे राज्य। स्टार्टिंग सतारा से हुई 1848 में, सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी, नागपुर के साथ भी सहायक संधि है, इनमें से अधिकांश राज्यों के साथ सहायक संधि है ऑलरेडी। तो अब उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी थोप दिया और इन सभी राज्यों का विलय उसने भारत में कर लिया। तो यह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बताइए क्या आपको ये समझ में आया?
क्या आपको ये समझ में आया? क्लियर है? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया, बताएं एक बार। यस, लक्ष्मीबाई को भी अडॉप्ट नहीं करने दिया गया था। अडॉप्टेड सन था उनके पास, जिसकी अनुमति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं दी। क्लियर है? चलो तो लिखना शुरू करें। चलिए लिखिए, लिखिए दोस्तों। इंट्रोडक्शन लिखें पहले। नहीं, मैं लिखवाऊंगा, ये तो लिखवाऊंगा, लिखें। 1848 में, 1848 में 1848 में मात्र 36 वर्ष की आयु में, 1848 में मात्र 36 वर्ष की आयु में, 1848 में मात्र 36 वर्ष की आयु में डलहौजी भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना। डलहौजी भारत का ब्रिटिश भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना। इंग्लिश में लिखें। डलहौजी बिकेम डलहौजी बिकेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया at age of 36, at age of 36 in 1848, at age of 36 in 1848। वह वह अत्यंत प्रतिभाशाली तथा साम्राज्यवादी प्रकृति का था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली तथा साम्राज्यवादी प्रकृति का था। He was very talented and of imperialistic nature. He was very talented and of imperialistic nature। ठीक है। उसने उसने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा तथा साम्राज्य के विस्तार हेतु साम्राज्य के विस्तार हेतु साम्राज्य के विस्तार हेतु न सिर्फ न सिर्फ न सिर्फ रेलवे के विकास जैसे आधुनिक कार्य किए, न सिर्फ रेलवे के विकास जैसे आधुनिक कार्य किए आधुनिक कार्य किए बल्कि बल्कि युद्ध युद्ध व्यपगत का सिद्धांत युद्ध व्यपगत का सिद्धांत तथा कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर युद्ध व्यपगत का सिद्धांत तथा कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर अपनी साम्राज्यवादी अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा को संतुष्ट किया। साम्राज्यवादी विचारधारा को भी संतुष्ट किया। अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा को भी संतुष्ट किया।
इंग्लिश में लिखें। ही he started some modern work. He started some modern work in India, in India, such as development of railway, development of railway, but but only to fulfill, but only to, but only to fulfill the need of industrial revolution in Britain, but only to fulfill the need of industrial revolution in Britain. Industrial revolution in Britain. He, he adopted the policy of war. He adopted the policy of war, doctrine of lapse, doctrine of lapse, and allegation of maladministration, and allegation of maladministration for for British expansion in India, for British expansion in India. ठीक है, अगले पैराग्राफ में लिखिए, अगले पैराग्राफ में लिखिए, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा, व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश अधीनस्थ, व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश अधीनस्थ देसी रियासतों, ब्रिटिश अधीनस्थ देसी रियासतों के भारत ब्रिटिश राज्य में विलय की नीति थी, भारत ब्रिटिश राज्य में विलय की नीति थी, जिसके तहत, जिसके तहत, जिसके तहत पैतृक वारिस न होने की स्थिति में, जिसके तहत, जिसके तहत पैतृक वारिस न होने की स्थिति में, बेटा आप लोग लिख लो, बहुत ज़रूरी है, आप समझो, आपको मुख्य परीक्षा में लिखना है इतिहास, प्रीलिम्स में होता तो मैं भी नहीं लिखवाता आप लोगों को, है ना। जिसके तहत पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी, कंपनी ब्रिटिश अधीनस्थ रियासतों को, ब्रिटिश अधीनस्थ रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेती थी, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेती थी, कंपनी ब्रिटिश अधीनस्थ रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेती थी, हालांकि, हालांकि, हालांकि दत्तक पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिलता था, हालांकि दत्तक पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिलता था। इंग्लिश में लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स was a policy of merger, a policy of merger of British dominant princely state, policy of merger of British dominant princely state into British Empire, British Indian Empire, into British Indian Empire.
The principle of policy was the principle of policy was that that the principle of policy was that in the absence of paternal heirs, HEIRS, in the absence of बता रहा हूँ in the absence of the paternal heirs, HEIRS, the company will merge British dominated princely estate. The company will merge British dominated princely estate into the British Empire. Full stop लगाओ. Into the British Empire. Although the adopted son will get the right of property. The adopted son will get the right of property. ठीक है, अगला पैराग्राफ लिखिए. डलहौजी ने इस नीति के पीछे तर्क दिया. डलहौजी ने इस नीति के पीछे तर्क दिया कि जो शक्ति, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, कि जो शक्ति अधिकार देती है वह शक्ति अधिकार ले भी सकती है. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. डलहौजी ने तर्क दिया कि जो शक्ति अधिकार देती है वह शक्ति अधिकार ले भी सकती है. परिणामतः लिखें. परिणामतः डलहौजी ने देसी रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा. परिणामतः डलहौजी ने देसी रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा तथा सतारा, जैतपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर का ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में विलय किया. नागपुर का ब्रिटिश भारतीय राज्य में विलय किया. ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में विलय किया. बघाट. चलिए इंग्लिश में लिखिए. डलहौजी says that this policy is not unethical because Dalhousie said that this policy is not unethical because the power that gives authority is also the power to take authority back. The power that gives authority is also the power to
टेक अथॉरिटी बैक, टू टेक अथॉरिटी बैक। ठीक, लिखें इसमें, फॉर द implementation of the policy, for the implementation of the policy। एक पीपीटी से एक डायग्राम बनाना है आप लोगों को, बना लीजिए अभी। ये बना लीजिए टेबल, ये टेबल बना लीजिए प्लीज। लिखें, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, थैंक यू, फॉर द implementation of this policy, Dalhousie divided the princely state into the three categories. Dalhousie divided the princely state into three categories and merged Satara, comma, and merged Satara, comma, and merged Satara, comma, Jaitpur, Sambhalpur, Baghat, Udaipur, Jhansi, and Nagpur into British Indian Empire, ठीक है। ठीक, हाँ, अब मैं आपको समझा देता हूँ। एक पॉइंट है जहां पर आप लोगों को थोड़ी समस्या आ रही है, ये लिख लीजिए पहले, ठीक है, फिर इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, मैं 2 मिनट का समय दूंगा आपको लिखने का। देखो, एक बात समझो, इस पॉलिसी में यह कहा गया कि जो अडॉप्टेड सन है उसको अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन का राइट तो नहीं मिलेगा, वो अगला राजा नहीं बनेगा, लेकिन जो अडॉप्टेड सन है उसको संपत्ति का अधिकार मिलेगा, मतलब राजा की जो संपत्ति है वो उसके पास रहेगी। हालांकि पूरी नहीं, उसमें भी ब्रिटेन के लोग कुछ ले लेंगे, बट बहुत हद तक बहुत सी संपत्ति उसी के पास रहेगी। ठीक है, तो ये वाली बात इसमें निकल करके आई थी। और दत्तक पुत्र का अर्थ होता है जिस पुत्र को गोद लिया जाए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो इसको 2 मिनट लिख लेंगे और 2 मिनट के बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमें इसका मूल्यांकन करना है और फिर मैं एक प्रश्न आपको लिखने के लिए दूंगा और पढ़ने के लिए, और क्लास खत्म। ठीक है, इसका मूल्यांकन करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, लोकल भाषा की जो जानकारी है केजीएस यूजर, अब तक तो हो ही गई होगी। 200-300 साल हो गए हैं ब्रिटेन को यहाँ आए हुए। और दूसरी बात यह है, ट्रांसलेटर हमेशा से थे, है ना, ट्रांसलेटर मिल जाते थे उन्हें, तो भी काम बन जाता था। ठीक, यार पीछे भी कर सकते हो आप लोग, हिंदी वाला दिखाओ, मतलब आप पीछे कर सकते हो ना वीडियो। आप लोग टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया करो, ये चीज़ समझें आप लोग, तकनीक का जितना फायदा उठाएंगे उतना बढ़िया है। नहीं यार, मैं एक्चुअल में ना, मैं तैयारी दूसरे एग्जाम की कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेट, और वो ज्योग्राफी से कर रहा हूँ मैं मुख्य रूप से। तो जैसे ही मेरा वो होगा, मुझे इसी लाइन में शुरू से जाना है, तो शायद
मैं कहीं पे एक आध समय में प्रोफेसर बन रहा हूँगा, मे बी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत इनफ है, बहुत इनफ है मेंस के लिए। अगर आप इतना लिख करके लिख दिए तो फिर अब आप ही बताएं क्या रह जाएगा इस, है ना, उसमें कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब लिख देंगे आप। चले, तो आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा सभी बातों को। तो जी, आप सभी लोगों का। चले, आगे बढ़ते हैं। अब हमें आखिरी पॉइंट पढ़ना है कि इस पॉलिसी का भी हमें मूल्यांकन करना है, इसका भी अल्टीमेटली हमें एवोल्यूशन करना है कि क्या इसका प्रभाव पड़ा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट। और इसके प्रभाव बहुत गहरे हुए दोस्तों, है ना, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा। तो हम अगले टॉपिक पर आएंगे, मूल्यांकन, व्यक्तिगत के सिद्धांत का मूल्यांकन या प्रभाव। इसको मेरे साथ ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये मान के चलूंगा कि अगर मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है तो कम से कम आप लोग एग्जाम में इसके वाक्य तो बना ही लोगे। देखो, इसका पहला प्रभाव ये पड़ा कि कहा गया कि इसने भारतीयों की धार्मिक भावना, इसने भारतीयों की धार्मिक भावना पर, इसने भारतीयों की धार्मिक भावना को आहत किया, भारतीयों की धार्मिक भावना को आहत किया। इट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ इंडिया, रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ इंडिया। क्यों सर, रिलीजियस सेंटिमेंट कैसे हर्ट हो गए? देखो, हमारे यहाँ बच्चे को गोद लेना प्राचीन काल से चली आ रही एक परंपरा है, वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो जब से हमारे यहाँ पर यह परंपरा चली आ रही थी, तो आपने इस परंपरा में हस्तक्षेप किया, आपने इस परंपरा में इंटरफेरेंस किया, जो किसी को भी पसंद नहीं आया। दूसरी बात, इट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ इंडियंस। अगला, देसी रियासतों का देसी रियासतों का वर्गीकरण, देसी रियासतों का वर्गीकरण अतार्किक था। The classification of princely state was irrelatable, or you can say, you know, irrational, है ना। ये क्या था? irrational था। ये जो पूरा का पूरा विभाजन था, ये बहुत ही ज्यादा अतार्किक था। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉर इरेशनल, ये बिल्कुल सही विभाजन नहीं था। तीसरा, अच्छा, विभाजन सही क्यों नहीं था, समझें इस बात को। देखो, डलहौजी को दो कैटेगरी बनानी चाहिए। एक कैटेगरी बनती जो उसके अंडर में थे, एक कैटेगरी बनती जो उसके अंडर में नहीं थे। उसने जबरन में तीन अलग अलग कैटेगरी बनाई, और वो समझ ही नहीं पाए कि किन आधार पे किस रियासत को कहाँ रखा जाए। तीसरा, इसमें एक और जो प्रावधान था, यह विलय यह विलय नैतिक रूप से नैतिक रूप से उचित नहीं था, उचित नहीं था। दिस मर्जर वॉज एथिकली नॉट गुड, दिस मर्जर वॉज एथिकली नॉट गुड। तो जैसे सिंध का विलय भारत में करना सही नहीं था उस समय, उसी तरह यह विलय भी सही नहीं था। क्यों नहीं था दोस्तों? कि रियासत ऑलरेडी आपके पास है, प्रिंसली स्टेट आपके पास ऑलरेडी है, आपने सबके साथ लगभग सहायक संधि करके रखी है, आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल है, क्यों जरूरत है उनका विलय करने की? तो ये तो अनैतिकता है। कोई आपके साथ दोस्ती दिखा रहा है, कोई आपके साथ वफादारी दिखा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आप उसके खिलाफ उतना ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई। दूसरा, इसका प्रभाव क्या हुआ? इससे देसी रियासतों में
अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो, की भावना उत्पन्न हो गई। इट ऑल्सो इट ऑल्सो raised the the disconsent of princely state about Britishers. It also rose the disconsent for Britishers. It also rose the discontents. ऐसा लिखें. It rose the disconsent of princely state towards Britishers. Towards Britishers. ठीक है. इसके अलावा पांचवा लिखें कि डलहौजी ने लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं पांचवा पॉइंट। डलहौजी ने, और फिर इसका कंक्लूजन लिखेंगे, लिखें। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर बरार तथा अवध को डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर बरार तथा अवध को अत्यधिक अनैतिक पूर्ण तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इंग्लिश में लिखें। डलहौजी annexed, ANNEXED, Dalhousie annexed Berar and Awadh into British Empire by accusation of maladministration, which was highly immoral. अब कंक्लूजन लिखें, आप लोग कंक्लूजन लिखें। जैसा कि जॉन शेफर्ड ने कहा था कि डलहौजी की विस्तारवादी नीति भारतीयों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी। डलहौजी की विस्तारवादी नीति भारतीयों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी। कालांतर में ऐसा ही हुआ तथा 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कठोर व सशक्त पृष्ठभूमि तैयार हुई तथा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक, तो इसकी वजह से ये काम हो गया दोस्तों। चले इंग्लिश में लिखें, वो प्रीलिम्स के लिए है दोस्तों, यूट्यूब पर इंग्लिश में लिखें। इट लेड दी strong foundation of revolution of 1857 and as predicted by
प्रिडिक्टेड बाय historian John Safford, as predicted by historian John Safford. चलिए, अब आपके लिए होमवर्क क्या है समझ लें। देखिए, यहाँ पर ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लिखा है, तो उसको आपको पढ़ना है। एक प्रश्न भी लिखा है और उसका जवाब जो मैंने आपको समझाया, तो आप लिख लें यहीं पर अपनी कॉपी में कि नोट्स से डलहौजी के प्रमुख सुधार पढ़ना है। नोट्स से डलहौजी के प्रमुख सुधार पढ़ना है। अच्छा, आप चाहो, अगर आपको समय मिले तो आप ये लिख भी सकते हो। देखो, ये दो पेज हैं, एक ये वाला पेज है और एक ये वाला पेज। तो अगर आप ये लिख लो तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से ना कई बार एक प्रश्न बन जाता है। जैसे एक प्रश्न बना हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सृजनात्मकता के बल पर आधुनिक भारत की नींव रखी, चर्चा कीजिए। लॉर्ड डलहौजी laid the foundation of modern India on strength of his creativity। तो ये उसका जवाब भी लिख दिया है मैंने यहाँ पर। दूसरी बात, उसने क्या क्या काम किए, उसके द्वारा कौन कौन से, देखो अभी तो हमने डलहौजी के सिर्फ बुरे काम पढ़े कि उसने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया, उसने युद्ध के द्वारा मर्जर कर लिया, तो हमने सिर्फ बुरे काम पढ़े। ये डलहौजी के अच्छे काम है। अच्छा, ये पूरे फैक्चुअल चीजें हैं, इसीलिए मेरी यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि गवर्नर जनरल उसने नॉन रेगुलेशन पद्धति को लागू किया, जिसके तहत प्रत्येक नए प्रदेश में एक कमिश्नर को नियुक्त किया जाता था और कमिश्नर सीधे गवर्नर जनरल को ही जवाब देता था। उसने 65 में शिमला में एक सेना का मुख्यालय स्थापित किया, 3 नई रेजिमेंट बनाई, शिक्षा में सुधार किया कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रस्ताव सुधार किया। चार्ल्स वुड ने भारत सरकार को शिक्षा की एक नई योजना भेजी, ये सारे उसके सुधार रहे। रेलवे लाइन उसका सबसे बड़ा सुधार है। तो ये आपको लिखना है और यहाँ तक चीजों को लिखना है, क्योंकि हो सकता है एक प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि लॉर्ड डलहौजी की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। तो पॉजिटिव पॉलिसी ये है और नेगेटिव मैंने आपको पूरी लिखवा दी है कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, लॉर्ड डलहौजी का परिचय क्या था, तो परिचय भी हमने आपको लिखवा दिया है। तो इतना काम मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे लिखें, अन्यथा आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो। ठीक, अगर समय हो तभी लिखिएगा, अगर समय ना हो, आप प्रीलिम्स देने वाले हो तो मत लिखिए, नोट्स से ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हमारा जो दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर है, वो भी कंप्लीट होता है। अब जब हम मंगलवार से अपनी क्लास शुरू करेंगे तो हम ब्रिटेन की भू राजस्व नीतियां समझेंगे। अब 3 टॉपिक समझ लो क्या क्या है। ब्रिटेन की भू राजस्व नीति पढ़ेंगे, कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ेंगे और धन का निष्कासन पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद हम सीधी चर्चा करेंगे भारतीय प्रतिक्रिया की, अर्थात इंडिया ने इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स किया, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति। फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों किसान विद्रोह की, फिर हम चर्चा करेंगे जनजाति विद्रोह की, और फिर हम भारत के स्वतंत्रता में जो सुधार आंदोलन हुए, समाज सुधार आंदोलन हुए, उनको पढ़ेंगे। प्रयास ये रहेगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास का यह हिस्सा जिसमें हमें समाज सुधार आंदोलन तक पढ़ना है, वो हम इसी माह समाप्त कर लें, ताकि फरवरी के माह में फिर 20 कक्षाएं लेकर के हम आपका राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करवा देंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो 2 हिस्से हैं इतिहास के। एक ये हिस्सा है जिसमें पूरा आप इतिहास पढ़ते हैं, और फिर दूसरे हिस्से में कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की आज़ादी तक आप पढ़ते हैं। उसमें क्रांतिकारी आंदोलन का एक अलग अध्याय आता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। उम्मीद है कि सभी लोग लड्डू पेड़ा खाएंगे और सिलेक्ट होकर के आइए। और फिर आप क्या समझ नहीं आया आपको उषा, बताइए मुझे, क्या समझ नहीं आया? नहीं, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर आप लोगों से मिलते हैं। मुझे बताएं उषा, क्या समझ नहीं आया, किस चीज़ में डाउट है आपको? मैंने समझा दिया, आपको लिखवा भी दिया। अब किसी चीज, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है सेकंड चैप्टर के नाम से, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बताएं कहाँ डाउट है।
हाँ बिल्कुल, एक गीत सुना देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, पर पहले मैं उषा जी का डाउट देख लूँ कि क्या डाउट है, कहाँ समस्या है। ये सब पढ़ेंगे? नहीं 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 नहीं, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको किरण। भी औद्योगिकीकरण, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या? अभी डाउट नहीं आया है मुझे। ठीक है, चलिए तो आप बताइए उषा, आपका डाउट क्या है? एक लाइन जब तक मैं आपको सुना देता हूँ। बढ़िया। ठीक है, सुन लीजिए फिर। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, करते न थे हम मगर प्यार तुमसे करने लगे, आवाज दो हमको, हम खो गए। ठीक, मुझे लिरिक्स याद नहीं है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।